गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति। अब तक हमने पढ़ा कि इंडिया का पार्टीशन हो चुका था और उसके बाद वन पार्टी डोमिनेंस यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भारत पर कई वर्षों तक शासन किया। अब इसके बाद है प्लान डेवलपमेंट, है ना। जब तक हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक तो कंट्री क्या नहीं कर सकती, एक अच्छे से ग्रो ही नहीं कर सकेगी, है ना। और आज के टाइम में और तब के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा था। तो सबसे पहले जो उड़ीसा की गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने आयरन ओर को लेकर क्या करना चाहा, अपने रिसोर्सेज को उन्होंने भुनाना चाहा, मतलब कि उसको यूटिलाइज़ करना चाहा। और उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। और उत्तराखंड कह रही हूँ, सॉरी, उड़ीसा की गवर्नमेंट सोच रही थी कि इससे राज्य में जो पूंजी निवेश है वो भी हो जाएगा और इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। अब इससे क्या हुआ कि जो भंडार थे वहाँ पर, तो वो कहाँ पर थे, वो जो डेवलपमेंट एरिया नहीं था और जहाँ पर आदिवासी रहते थे उस तरफ थे। तो उनको, जो आदिवासी लोग थे, उनको इस बात का डर लगा कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्री लग जाएगी तो उनको अपने घर से बेघर होना पड़ेगा और उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, उनकी आजीविका भी छीन ली जाएगी और उनका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जो पर्यावरणविद लोग थे उनको इस बात का डर लगा कि यदि यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी तो जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा दूषित हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से उड़ीसा की गवर्नमेंट ने सोचा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो जो हम सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट करना वो नहीं होगा, और यदि गवर्नमेंट हमारे फेवर में जजमेंट नहीं देती है तो, और इससे जो पूंजी निवेश करने की बात उनके मस्तिष्क में आई थी, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा बाधा पहुंचेगी और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब इसके साथ साथ ऐसे जब मैटर हो जाते हैं कि कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ करना चाहे और लोगों को ना पसंद हो, तो ऐसे में जो डिसीज़न होता है वो फाइनल डिसीज़न किसका होता है, जनता का होता है ना। तो उसमें जनता को फैसला लेना था, लेकिन उनके साथ साथ जो वहाँ के विशेषज्ञ थे, जो स्पेशलिस्ट थे, उनकी भी जो एडवाइस थी वो इम्पॉर्टेंट थी, उनकी भी सलाह जानना महत्वपूर्ण था। और जो अंतिम निर्णय होता है, जो लास्ट डिसीज़न होता है, वो क्या होता है, पॉलिटिकल डिसीज़न होता है कि सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीज़न दिया जाता है। और ऐसी जो जनता से जुड़ी हुई बात होती है तो खासकर उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो डिसीज़न लेते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ लेफ्ट एंड व्हाट इज़, क्या वामपंथ है और क्या दक्षिण पंथ है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जो वामपंथ है, जो लेफ़्ट साइड वाले लोग होते हैं, उनको इंडिकेट किया जाता है इस तरीके से कि जो गरीब हैं और जिनका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा वो किस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप में रहते हैं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनसे उनको बेनिफिट मिलता है। और जो दक्षिण पंथ है, जो राइट है, वो उनको इंडिकेट करता है जो ये मानते हैं कि जो कंपटीशन है वो खुला होना चाहिए और जो मार्केट की इकोनॉमी है वो भी कंटिन्यूस चलनी चाहिए, लगातार उसको डेवलप करते रहना चाहिए। आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धारणाएं। अब जब आपने, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या कि कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म, है ना। तो कैपिटलिज्म पूंजीवादी और साम्यवादी। तो पूंजीवाद और साम्यवाद यानी अमेरिका और सोवियत संघ और भारत ने कौन सा इकोनॉमी अपनाई थी, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। तो विकास के दायरे में इनको रखकर देखा जाता है कि लोग क्या समझते हैं, उस टाइम पर लोगों को लगता था कि जो पश्चिम के देश हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं और बाकी जो कंट्री हैं वो इतने डेवलप नहीं हैं। लेकिन
जो विकास का जो मेज़रमेंट का क्राइटेरिया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास का क्राइटेरिया होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लोग क्या हों, एजुकेटेड हों, कंट्री क्या हो, बहुत ज़्यादा डेवलप करे, ग्रो करे, और किसी के भी राइट्स का वायलेंस ना हो और कहीं भी हिंसा का प्रदर्शन ना किया जाए। तो विकास का अर्थ माना जाता था आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, है ना। आधुनिक होना मतलब कि औद्योगिक देशों की तरह होना, पश्चिमी देशों की तरह होना, जैसे कि यूएसए है। पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा, और तभी क्या होगा कि जो पुरानी संरचनाएं हैं वो टूट जाएंगी और पूंजीवाद और उदारवाद का उदय होगा। लेकिन उस टाइम में लोग ये मानते थे, लेकिन उस टाइम पर जब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की बात हो रही थी तो भारत ने क्या किया था, आपने पढ़ा हुआ है पहले, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता की नीति। तो उन्होंने क्या किया था कि ना तो हम अमेरिका के साथ जाएंगे और ना ही सोवियत संघ के नीति को अपनाएंगे। उन्होंने दोनों गुटों से अलग रहने की बात कही थी, और वो थी गुट निरपेक्षता की नीति, यानी कि दोनों गुटों से दूरी बनाए रखना। तो ऐसे में उन्होंने इस विचारधारा को अपनाया, और आज तक भी यही विचारधारा हमारे देश में कायम है, और गुट निरपेक्ष देशों में भारत भी शामिल है। और उसके साथ साथ 5 और मेंबर थे जिन्होंने भारत के साथ इसको अपनाया था। अब जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम तो ना तो कैपिटलिज्म था ना कम्युनिज्म था, है ना। उस टाइम तो क्या था, पार्टीशन हो गया था, और फिर नेहरू जी ने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। और आज के टाइम में भी हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी ही क्या है, सक्सेसफुल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। तो जो डेवलपमेंट के 2 मॉडल थे, 2 मॉडल कौन कौन से थे, साम्यवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल। तो इसी में यही पढ़ेंगे हम कि जो जिन भी पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है उनको क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बोला जाता है। जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ आम आदमी तक या जनता तक पहुंचाती है तो उसमें हमें बहुत सारी छूट मिलती है, बहुत सारा हमको रिलैक्सेशन मिलता है। और जबकि अगर हम वही कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर से, तो प्राइवेट सेक्टर में पहली बात तो चीज़ों के दाम भी पहले से दोगुना मिलते हैं, और साथ साथ जो है इतनी फैसिलिटीज़ हमको नहीं मिल पाती। और सबसे बड़ी बात यह है जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो जो फैसिलिटी अलॉट भी करता है, कम प्राइस पर भी अगर अलॉट करता है तो वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच जा पाती। और जबकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसका सभी को बेनिफिट होता है, सभी उसका लाभ उठा लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर आउटकम्स, यानी कि मुख्य परिणाम। हाँ, तो आज़ाद भारत के समय, जब ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चों, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसमें एक टॉपिक था हमारा कौन सा, फर्स्ट चैप्टर में था हमारा चैलेंजेस फॉर द नेशन, है ना। तो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था वो था 3 चैलेंजेस, यानी 3 चुनौतियाँ। 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी थी उन पर ध्यान देते हैं। पहली जो चुनौती थी वो थी यूनिटी, यानी कि पूरे देश में एकता कायम हो। जो दूसरी चुनौती थी हमारी वो थी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना, यानी कि आज़ाद भारत हो गया है, अब हम इसमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि लोकतंत्र को स्थापित करेंगे। तीसरी जो चुनौती थी हमारी वो थी डेवलपमेंट, यानी कि विकास करना। और विकास मतलब कि एक ग्रुप का नहीं बल्कि पूरे भारत का, और पूरे भारत में जितने भी समूह या ग्रुप रहते हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सब का डेवलपमेंट करना। और आप जानते हैं कि हमारा ये चैप्टर भी यही है ना, प्लान डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि जो थर्ड जो चुनौती थी यानी कि डेवलपमेंट, वो सबसे कठिन थी, बहुत ज़्यादा टफ थी, क्योंकि जब प्लान डेवलपमेंट की शुरुआत हुई तो शुरुआती कोशिश में उनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई, है ना। क्योंकि जब प्लान डेवलपमेंट जिस टाइम गवर्नमेंट ने सोचा तो उस टाइम तक हम आज़ादी का एक बहुत बड़ा एरिया क्या कर चुके थे,
जी चुके थे, मतलब कि वो टाइम पीरियड जा चुका था। उन टाइम पीरियड में तो प्लान डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया